So hello, good morning everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Am I audible? Yes, sir. So first we will start the yoga. Okay. So योगा क्या क्या जानते हो आप लोग? कौन सा योगा आता है करना? अनुलोम विलोम, लोम विलोम आता है और क्या आता है? लोम विलोम कैसे करते हैं? इसको आता है अनुलोम विलोम? मेरे को हैं? चलो ठीक है। तो तुम्हारा नाम की? रोहित। रोहित की? रोहित भोग। रोहित हम लोग को ये बताएगा अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। ठीक है। सो एक बार आप लोग देख लो, रोहित बताने वाला है अनुलोम विलोम किस तरह से करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सामने चलो, সবাই দেখে নাও কিভাবে করতে হবে। ফার্স্টে চোখ বন্ধ করে হুম। এই একটা নাকে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে सुन पा रहे हो सब आप लोग? नहीं सुन पा रहे, जोरे बोलो। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपनी एक नोज को उंगली से बंद करके एक नाक से सांस को अंदर लो और फिर नाक से उसको बाहर निकाल दो। ঠিক, তারপরে একটা নাক দিয়ে শুধু শ্বাস নেবে, হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো নাক দিয়ে বসে এটা দিয়ে টানলাম, হ্যাঁ এটা দিয়ে ছাড়লাম, আবার এটা দিয়ে নিয়ে এটা দিয়ে ছাড়লাম। সেটা বলো। বুঝে গেছে? একটাই বলেছি, বোঝেনি, নিজে থেকে বুঝবে কি করে? তোমাকে ইনস্ট্রাকশন মানে কি? আচ্ছা। কে জানে কে জানে না সেটা বল, তোমার জানা নেই। প্রপার ইনস্ট্রাকশন দেবে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে হাউ টু পারফর্ম দিস যোগা। তোমাকে বলতে হবে এটা বসে করতে হবে, দাঁড়িয়ে করতে হবে, সেটাও মিস করেছো। প্রপার ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। চলো প্রথম থেকে বলো। तो सबसे पहले आप लोग एक जगह पे बैठ जाइए। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपने नोज को एक हाथ मतलब एक उंगली से बंद करिए और दूसरे जो नाक है उसमें से आप सांस को अंदर लीजिए। फिर एक नाक को छोड़ के दूसरे नाक से उसको बाहर कर दीजिए। फिर सेम उसी नाक से अंदर लेके सांस को फिर दूसरे नाक से बाहर कर दीजिए। ऐसे ही करते रहेंगे। कितने मिनट? कितनी बार? 25 to 30। अच्छा, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ठीक है, प्रॉपर है। तो करना क्या है, सब सीधे होके बैठना है। लगभग सर। हाँ, तो स्ट्रेट होके बैठना है विदाउट सपोर्ट। हेड शुड बी स्ट्रेट, आई शुड बी क्लोज्ड, एंड आपका थंब जो होगा वो नोजल पे प्रेस रहेगा, किसी एक नोजल पे। वहां से दूसरे नाक से आपको क्या करना है, सांस लेना है धीरे धीरे, और फिर थंब को छोड़ करके दूसरे नाक को फिर बंद करके फिर सांस छोड़ना है। वापस इसी तरह से दूसरे नाक से फिर। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है। तो जो भी ऑनलाइन में हो, आप लोगों को वीडियो मतलब आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। सो आप लोग अपना अपना कैमरा को ऑन कर लो, सो जिसे हम लोग देख पाए कि आप योगा कर रहे हो। ऋतिक, शोरमिष्टा, तस्नीम, और बाकी लोग कैमरा ऑन करो। अदरवाइज योगा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं चलेगा। ऋतिक, शोरमिष्टा, टर्न ऑन योर कैमरास।
রেকর্ডিং হচ্ছে? कैमरा ऑन करो। क्या होगा? हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मिस्टर ऋतिक को अटेंडेंस नहीं मिलेगा। Okay, thank you. So rub your hand and feel the heat in your face. तो अटेंडेंस कर लेते हैं पहले। आज डेट है, क्या डेट है? 21 तारीख में। ऋतिक साव আছে? ऋतिक साव है क्या? यस सर। हाँ ऋतिक है। ऋतिक तो कुछ नहीं बोल रहा है। दिख रहा है। ऋतिक साव, आर यू देयर? चलो ऋतिक साव एब्सेंट हो गया बिकॉज वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। पिंकी मंडल, तस्लीम अली, प्रेजेंट सर। निकी राम, निशांत कुमार, यस सर। रोहन साव, आयुष कुमार, प्रेजेंट सर। रोहित भक्ता, यस सर। मानव बरुआ, प्रेजेंट सर। संजना साव, अजय हेला, प्रेजेंट सर। आशीष कुमार,
आशीष कुमार नहीं, एब्सेंट। रोहित कुमार साव, रोहित कुमार साव, जीत दास, यस जीत, सर। राकेश कुमार राम, शर्मिष्ठा सापुई, यस सर। आकाश सापुई, ओसित सामंतो, यस सर। कोई, सुदीप जाना, सुदीप जाना, सौम्य चक्रवर्ती, कौशिक दास, अनस इरफान। ये लोग क्या है? ये लोग ग्रीन किया हुआ क्या है इसका? लोग तब प्लेसमेंट क्या है लोगों का? प्लेसमेंट हो गया। राहुल पोद्दार, ऋषि गुप्ता, ऋषि गुप्ता, प्रेजेंट सर। यस सर। ऋषि गुप्ता आपका शायद ड्रॉप आउट या कुछ ऐसा कुछ है, एक बार अकाउंट से मैं बात कर लेना। हाँ जी हाँ सर। हाँ, तो ड्रॉप आउट अगर हो जाओगे तो फिर क्लास नहीं कर पाओगे ना, बात कर लेना। जी सर जी। सचिंदम कोनर, क्या है इनका? So Sachinam also got placed, I guess. तो ये नीचे वाला सब प्लेस्ड है, ऋषि का भी तो प्लेस्ड है क्या? ऋषि नहीं, जी हाँ सर। अच्छा ठीक है। 25 स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन? यस सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो AWS का होगा। सो AWS का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है क्या? हाँ, Amazon वेब सर्विसेज। तो हम लोगों का जो सर्टिफिकेशन होगा वो आपका ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ ही मैपिंग किया हुआ है। तो जिसके ऊपर हम लोग सर्टिफिकेशन करने वाले हैं वो है AWS एसोसिएट। ओके, AWS एसोसिएट। तो ये पेपर हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर? सो इसका अगर मैं रोड मैप बोलूँ तो ये पहला आता है AWS फंडामेंटल, उसके बाद आता है AWS एसोसिएट, उसके बाद आता है AWS प्रोफेशनल्स, उसके बाद आता है AWS स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो जिस सर्टिफिकेशन को कर रहे हैं या फिर जिस कोर्स को कर रहे हैं उसका नाम क्या है? AWS एसोसिएट। ओके, इसका पेपर कोड है SAAC03। पहले 2 था, अभी 3 हो गया है। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन? Page number 12. पेपर कोड ASAAC03। हाँ, SAAC03। आ गया ये। So that is the
नेम ऑफ दिस कोर्स AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके, एसोसिएट लेवल का कोर्स हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका पेपर कोड है SA0C03, ओके, क्लियर फॉर एवरीवन। अब आते हैं, अगर मैं इसको कर रहा हूँ, इस कोर्स को कर रहा हूँ, तो इसका एक ग्लोबल एग्जाम भी होता है, ठीक है। ग्लोबल एग्जाम जैसे जिस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी मतलब वैल्यू दुनिया में कहीं पे भी है, इस तरह का कोर्स को अगर मैं करता हूँ और मेरा सर्टिफिकेशन रहता है, तो सर्टिफिकेट का वैल्यू दुनिया में हर जगह मिलेगा मुझे। सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सर्टिफिकेशन, क्लियर। तो मैं अगर बात करूं एग्जाम के बारे में, तो इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या है। एग्जाम का प्रोसेस ये है कि इसमें आपका जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और लगभग 65 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और टाइम आपको दिया जाएगा 130 मिनट्स एग्जाम देने के लिए। एग्जाम का प्राइस 150 USD है, ठीक है, 150 US डॉलर, 12,000 रुपीज। हाँ हाँ, और इसका पासिंग स्कोर आपका 720 मतलब 72%। 72% आपको लाना है, तब तक करके आप एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन आपका क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम का, इस तरह का एग्जाम होता है, इसका रिजल्ट कैसा होता है। इसका रिजल्ट अभी तक ग्लोबली देखा गया है 28% लोग पास करते हैं, जबकि 72% लोग फेल कर जाते हैं। काफी आसान एग्जाम नहीं है इसका। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। क्लियर फॉर एवरीवन। तो इसका अगर मैं एग्जाम ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के लिए जाता हूं, तो जो इसका पेपर का नाम होगा वो होगा एसोसिएट लेवल का पेपर। इसका पेपर कोड अगर मैं बात करूं पेपर कोड का, तो पेपर कोड होगा SAAC03, ओके। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और एग्जाम का टाइम होगा 130 मिनट्स का, लगभग 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट का। और पासिंग स्कोर 72% आपका होता है। अगर 1000 में अगर देखें, 1000 में 720 लाना पड़ता है पास करने के लिए, क्लियर। तो AWS जो आपका AWS जो है वो एक ऐसा कोर्स है जो क्लाउड के ऊपर सारा कुछ है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है ये। तो आई थिंक बेसिक आइडिया आप लोगों को पता होगा क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, या फिर आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ये। सबको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो फर्स्ट चैप्टर अगर बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे क्लाउड आज के दिन में काफी ज्यादा पॉपुलर है, अभी बूमिंग है क्लाउड का। अभी हर कंपनी, मिड लेवल का कंपनी हो या फिर हाई स्केलिंग कंपनी हो, वो सारा अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है। सो आज के दौर में अगर कोई IT प्रोफेशनल है, IT में जाना चाहता है, उसको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो उसको ग्रोथ नहीं मिलने वाला आगे चल। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर काफी सारे कंपनीज है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे पॉपुलर देखे, सबसे टॉप रैंकिंग में जो आता है वो है AWS का, नंबर 1 ऑल ओवर वर्ल्ड। और नंबर 2 में आपका माइक्रोसॉफ्ट का Azure आता है। नंबर 3 में अगर देखें, तो नंबर 3 में थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है GCP जिसको बोलते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और अलीबाबा का भी अभी एशिया में काफी ज्यादा बूम है, एशियन कंट्रीज में। तो दीज आर द पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। बट हम लोगों को पता होना चाहिए क्लाउड होता क्या है ना। अगर कोई पूछे आपको, आप AWS किए हो, चलो अच्छा है, तो बताओ पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड होता क्या है। क्लाउड को अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, तो क्लाउड को हम लोग बादल बोलते हैं, है ना, मेघ। और ये बादल या मेघ होने से बारिश होता है।
है ना, तो बारिश होता है। तो ये क्लाउड यहाँ पे आईटी में क्लाउड का क्या काम है, क्लाउड क्या है, क्या बोलो? The storage, it's a kind of a storage pool where we store our data, but it doesn't provide by us, it's provided by some other companies. ठीक है, और कुछ कोई बोलना चाहता है? Cloud computing pay as you है सर, पे एज यू गो, pay as you go सर। इसका मतलब? सर मतलब कि आप सर्विस लेने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें सर आप डेटा भी रख सकते, डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लस आपको मशीन भी इंडिविजुअली आपको मिल जाता है, वर्चुअल मशीन आप बस मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं सर। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्लाउड के बारे में? कोई तो बोलो। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है क्लाउड के बारे में? क्लाउड क्या है, नॉर्मल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, क्या समझते हो क्लाउड कंप्यूटिंग से आप? सर क्लाउड हाँ। है, बोलो। चलो देख लेते हैं ना, सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। हाँ? तो व्हाट डू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग किसे कहते हैं? सो इसका डेफिनेशन प्रॉपर हम लोगों को याद करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि कोई पूछे मुझसे तो मैं बोल पाऊँ प्रॉपरली। सो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम ऑन रिमोट सर्वर्स, है ना, दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा सर्विस है जो मुझे डेटा, प्रोग्राम्स, जो भी मैं एक्सेस करना चाहता हूं, मुझे रिमोट सर्वर से मिलेगा, जबकि वो कहीं पे लोकली नहीं है। इस तरह का सर्विस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग में दो और फीचर है, जैसे ये मुझे ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ऑन डिमांड सर्विस मुझे मिलता है। ऑन डिमांड सर्विस मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड सर्विस मतलब मुझे जब भी कोई सर्विस चाहिए, जिस भी टाइम में चाहिए, जहां से भी चाहिए, जो सिस्टम से चाहिए, जिस तरह का डिवाइस से मैं एक्सेस करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। मुझे रात को 12 बजे अपना वेबसाइट ओपन करना है, मैं ओपन कर सकता हूँ। मुझे अपना वेबसाइट को कंप्यूटर से ओपन करना है, मैं ओपन कर सकता हूँ। मुझे अपना वेबसाइट को मोबाइल से ओपन करना है, मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अभी इंडिया में बैठा हूँ, मैं इंडिया से एक्सेस करना चाहता हूँ, वेबसाइट पर एक्सेस कर सकता हूँ। कल मैं चला जाऊंगा अगर यूएस में, तो यूएस से भी उस वेबसाइट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऑन डिमांड सर्विस मतलब मैं जब भी कोई सर्विस एक्सेस करना चाहता हूँ क्लाउड से तो मैं कर सकता हूँ। क्लाउड मुझको सर्विस प्रोवाइड करेगा मेरे डिमांड के ऊपर। ये एक फीचर है जो आपको मेंशन करना है जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलो। दूसरा है, इट वर्क्स इन पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल मतलब क्या होता है? यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखो। नहीं लिखा है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल मतलब सिंपल सा बात है, मैं जब कोई सर्विस किसी से लेता हूं तो मुझको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो क्लाउड मुझे इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है कि मैं जब तक सर्विस को यूज कर रहा हूं तब तक ही मुझे पे करना है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर 1 घंटे के लिए सर्विस को यूज किया तो मुझे 1 घंटे का ही चार्ज देना है। समझ में आया है? तो इस तरह का बिलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पे एज यू गो मॉडल। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? এটা কি বেরিয়ে যায় নাকি বারবার?
तो राइट डाउन दिस डेफिनेशन. ओके, सो क्लाउड में और एक चीज आपको मेंशन करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज आल्सो रेफर्ड टू इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग. इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग मतलब आप अगर क्लाउड सर्विस यूज करना चाहते हो तो आपके पास इंटरनेट का सक्सेस होना चाहिए. विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते. इंटरनेट इंटरनेट शुड बी मस्ट देयर. इंटरनेट आपके पास होना चाहिए. विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये सर्विसेज जो है आपका लोकल जगह में नहीं है, किसी और लोकेशन में है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं. क्लियर? सो सबसे पहले राइट डाउन दिस डेफिनेशन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, सो ये यहां तक कम से कम लिख लो. अगर चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए यहां तक ही लिखो. इसका एग्जांपल Google Drive is only provide the storage, but cloud is not equal to storage now. क्लाउड का एक फीचर है स्टोरेज. मेरे को डेटा स्टोरिंग करने का जगह देता है जहां पे मैं डेटा रख सकूं. क्लाउड में मुझे काफी सर्विस मिलता है जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे धीरे धीरे. क्या सर्विस होता है, कैसे यूज करते हैं. क्लियर? ओके, लिख लिए? डन? सब लिख लिए? नो सर. लिखो फटाफट. लिखते बच्चों है? हम्म. अब क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या क्या सर्विसेज मिलता है? व्हाट आर द फॉलोइंग डिफरेंट सर्विसेज वी आर गेटिंग? फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग द सर्विसेज लाइक स्टोरेज, है ना. स्टोरेज प्रोवाइड करता है मुझे, डेटा स्टोर करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में डेटा रखता हूँ, सो इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग. बैकअप मुझे प्रोवाइड करता है. सो इफ आई एम यूजिंग अ मोबाइल फोन, माय डेटा विल ऑटोमेटिकली बैकअप टू गूगल ड्राइव, है ना. आपका जो भी डेटा है, व्हाट्सएप का डेटा, आपके फोन का डेटा, वो क्या हो रहा है, बैकअप हो रहा है. तो बैकअप सर्विस भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है. बैकअप मतलब समझते हो? यस सर. बैकअप मतलब एक कॉपी, जो डेटा है उसका एक कॉपी कहीं और जाकर के स्टोर हो रहा है. जैसे मेरा अगर डिवाइस चोरी भी हो जाए या डैमेज भी हो जाए तो डेटा मेरा सेफ रहेगा, जहां से मैं डेटा को वापस रिट्रीव कर सकता हूँ अगर बैकअप हो रहा है. डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जो भी सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए. हेलो.
ओके। और जो भी एप्लीकेशंस है, मैं कोई एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाहता हूँ, प्रोग्राम करना चाहता हूँ, अपना खुद का स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे वो भी प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। मैं अगर ऑनलाइन में कोई वीडियो या ऑडियो रन करना चाहता हूँ विदाउट डाउनलोडिंग, मैं देख सकता हूँ ऑनलाइन में, जैसे नेटफ्लिक्स, आप बिना डाउनलोड किए हुए मूवी देख सकते हैं, है ना? तो ये भी एक क्लाउड सर्विस है। क्लियर? सो दीज आर द like basic services we are getting from the cloud computing. मैं क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ क्लाउड में सबसे कॉमन टर्म यूज होने वाला टर्म जो है वह है क्या? वर्चुअलाइजेशन। सो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। सो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग ये टर्म पहले भी शायद सुने होंगे या फिर यूज किए होंगे। सो एनी आइडिया, कोई बताएगा व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? Virtualization means it's not a physical thing, but it's an image of something. अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन? ऑनलाइन है क्या? बोलो, देखिए ऑनलाइन में तो काफी सारे स्टूडेंट हो, आप लोग भी कुछ बोलो। जैसे आप लोग यूज किए हो हाइपर वी या VMware। चलो मैं हिंट्स दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आया। हाँ, हाइपर वी यूज किए हो विंडोज का, VMware का यूज किए हो VMware, Oracle का वर्चुअल बॉक्स यूज किए हो, तो वहां पे वर्चुअलाइजेशन आप लोग यूज किए हो। Yes. क्या होता है वर्चुअलाइजेशन? Virtualization जो है एक image of फाइल है जो ओरिजिनल, लेकिन उसका वर्चुअली हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा ऑनलाइन वाले? नहीं मालूम किसी को? बढ़िया बात। तो राइट डाउन व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इसको लिख लो और इसको पढ़ लो अच्छे से। हाँ, तो लॉजिकल आइसोलेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल तो रहेगा, फिजिकल के बिना हम लॉजिकल कैसे बनाएंगे? देयर इज ए फिजिकल रैम, देयर इज ए फिजिकल हार्ड डिस्क, देयर इज ए फिजिकल प्रोसेसर, देयर इज ए फिजिकल मशीन डिवाइसेस। इसको यूज करके मैं लॉजिकली मल्टीपल इंस्टेंस या फिर मल्टीपल मशीन बना पा रहा हूँ यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन। Sir, एक ही but it सिस्टम will को be the image, na sir. It will be not physically appear, but it will be the image of something, na. 99% are the like logical things. Practically your name is also logical. कहीं पे भी आपका बॉडी में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है, बट I know by your name. नेम हटा दो तो तुम कुछ भी नहीं। Same thing is here. I am using the physical device, but what I am doing? I am creating a logical machines, logical hard disk, logical network is using the physical things. So that is called virtualization. है ना, मेरे पास एक ही मशीन है, एक ही कंप्यूटर है फिजिकली, बट मैं इसी के अंदर या फिर इसी को यूज करते हुए मैं मल्टीपल मशीन बना सकता हूँ, बट वो फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। बट फिजिकल में जो मैं काम कर सकता हूँ, उस वर्चुअल मशीन में भी मैं सारा काम कर सकता हूँ। जो मुझे सर्विस एक फिजिकल मशीन देगा, वो सर्विस मुझे लॉजिकल मशीन भी देगा। ऐसा कोई सर्विस है जो लॉजिकल मशीन से नहीं मिलेगा, फिजिकल से मिलेगा? Physical things are there. RAM is there, processor is there, motherboard is there. All things are there. But actually हम लोग इसको logically use कर रहे हैं. We are using the operating system for accessing the resources of the hardware devices. RAM का resource को use करने के लिए मैं OS इंस्टॉल कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क को स्टोर करने के लिए मैं OS इंस्टॉल कर रहा हूँ। OS का हटा दो, आप यूज करके दिखाओ RAM।
यूज करके दिखाओ हार्ड डिस्क, नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। सेम है, अगर आप मल्टीपल सिस्टम्स यूज करना चाहते हो तो आप फिजिकल मशीन खरीद सकते हो 10 12 50, बट इट्स वेरी कॉस्टिंग लाइक इट्स वेरी कॉस्टली फॉर कंपनी। उस कॉस्ट को अगर बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। यूजिंग ओनली वन सिस्टम वी कैन क्रिएट 10 systems इफ आई हैव a गुड कॉन्फ़िगरेशन। आज मेरे को 10 सिस्टम का जरूरत है, मैं 10 सिस्टम खरीद लिया फिजिकल, कल जाके मेरा बिजनेस कम हो गया, वो मेरा 5 सिस्टम से ही काम चल रहा है, तो 5 सिस्टम का जो कॉस्टिंग मेरा खर्चा आया उसका क्या हो। लेकिन मैं अगर वर्चुअलाइजेशन यूज करता हूं तो है ना, इतना पैसा बच जाएगा। मैं फिजिकल सर्वर खरीद लिया, मेरा कंपनी छोटा था, कंपनी बड़ा हुआ, मैं 4 और फिजिकल सर्वर खरीद लिया बिकॉज मेरा लोड बढ़ गया, बट 5 साल बाद फिर कंपनी का लॉस हो गया, अभी उतना सारा लोड नहीं है, तो मेरा 4 जो खरीदा हुआ फिजिकल सर्वर, उसको मेंटेन करने के लिए एसीज, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए मैन पावर, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, उसका कॉस्टिंग का क्या होगा अगर जरूरत नहीं पड़ा। ये सारा चीज मुझे बचा सकता है, नहीं सारा कॉस्टिंग मेरा बच सकता है इससे, यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज मुझे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम, यू कैन डिमांड फॉर न्यू सिस्टम। आपको 10 दिन के लिए चाहिए नया सिस्टम, नया 4 सिस्टम चाहिए, आपको मिल जाए, बस नया 4 सर्वर चाहिए 10 दिन के लिए, आपको मिल जाए। 10 दिन बाद आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मत लो, फिर 10 दिन आप यूज किए, 10 दिन का पेमेंट करना। बट आप फिजिकल मशीन खरीद लिए तो आपको तो होल लाइफ उसका कॉस्टिंग बेयर करना है। तो अगर आप बेचते हो मार्केट में तो आपको वो प्राइस भी नहीं मिलता सेकेंड हैंड हो गया। तो प्रीवियस टाइम में जो चैलेंजेस कंपनीज को मिलता था, कंपनीज का होता था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्चा करना, वो आज के दौर पे नहीं करना पड़ता है। इफ आई यूजिंग क्लाउड कंपनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत कॉस्टिंग आता है। कंप्यूटर खरीदो, राउटर खरीदो, स्विच खरीदो, नेटवर्क बनाओ, सॉफ्टवेयर खरीदो। अगर आपका चला कंपनी तो बढ़िया बात है, नहीं चला तो सारा चीज, सारा आपका इन्वेस्टमेंट गया पानी। Am I clear for everyone? Yes, sir. So why cloud computing is popular nowadays? Is it clear for everyone? Yes, sir. So अभी छोटा से छोटा कंपनी या बड़ा से बड़ा कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहा है, बिकॉज कोई झमेला ही नहीं है उसका, कोई टेंशन ही नहीं है, ना मैन पावर का टेंशन है, ना उसको सैलरी देने का टेंशन है, ना मैनेजमेंट का टेंशन है, ना एसी लगाने का टेंशन है, ना सर्वर का जो भी बैकअप सिस्टम है वो क्रिएट करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। वो सारा काम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा, आपको सिर्फ सर्विस यूज करना है और पैसे देना है। क्लियर? So now next one is the types of cloud computing. What are the different types of cloud computing? क्या क्या क्लाउड सर्विसेज मुझे मिल सकता है। एक क्लाउड सर्विस को अगर मैं देखूं तो ये मेनली 3 तरह का सर्विस मुझे मिलता है क्लाउड। मेनली अगर देखें 3 तरह का मिलता है, तो यहाँ पे मैं 4 डाला हूँ, 5 भी डाला हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप 3 अगर बोलोगे तो इनफ है, अगर 3 प्रॉपरली बोल पाए तो। क्या क्या? नंबर 1 आस, नंबर 2 पास, नंबर 3 सास, और नंबर 4 पास। ठीक है, तो ये भी आप लोग पहले सुने होंगे शायद, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आस क्या होता है। आस मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए, मुझे सर्वर्स चाहिए, है ना, मुझे आपका प्रोसेसर चाहिए, मुझे रैम चाहिए, मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें 32 GB का रैम, मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें AMD का आपका
जो प्रोसेसर होगा वो एकदम लेटेस्ट वाला प्रोसेसर होगा, 7 या 9। मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें 1 TB का हार्ड डिस्क। सो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी मुझे क्लाउड से मिल सकता है मैं अगर चाहूँ। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मतलब क्या होता है, आप अगर चाहो तो लिख सकते हो क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। सो इट विल प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, reducing the expenses of hardwares and scalability of resources. हार्डवेयर सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये जो लैब है इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चेयर है, ये टेबल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंप्यूटर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लाइट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जेटकिंग कंपनी अगर बंद हो गया तो जेटकिंग का इतना सारा कुछ का लॉस है नहीं। लेकिन इसी सर्विस को अगर मैं क्लाउड से लेता लॉस नहीं होता मेरा। बहुत बड़ा है। सबको समझ में आ रहा है क्या ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, आपको कहीं पे भी लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेस कर सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, या फिर आप चैट में लिख सकते हो, या फिर अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओनली वन पर्सन। Yes, sir. ऋतिक, ओके। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ऋषि, तस्नीम, Yes, sir. शर्मिष्ठा। Yes, sir. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, सो आप पूछ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नया चीज सीख रहे हो तो हो सकता है कि आपको आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, इतना आसान टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा और एक बार बोलने से अच्छा होता, तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, आपका ये पूरा हक है बोलने का, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल? क्या लिखा है? फ्लेक्सिबिलिटी पिंकी बोलो तो एक टू की लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, कितना बोलना? बसो बसो बसो। I come up आइस ना आस, आस आस है इंफ्रास्ट्रक्चर as a service. Us come up with providing virtualized computing resource such as DMS, storage and networks. राहुल पुद्दर को वो तो स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं था। Sir, he got page not that file. हाँ, Us facilitating control over the facilitating users with control over the operating system and applications. এবার তুমি এটাকে ট্রান্সলেট করে বলে দাও যে কি বুঝলে তুমি। হ্যাঁ, comes up with providing virtualized computing resources resources যেমন VMs, storage, networks, facilitating users with control over the operating systems and applications. नहीं বুঝতে পারছো? Sir, a bit like বসো বসো, বুঝতে পারছো? समझ में आ रहा है? सर वर्चुअलाइजेशन ये कंप्यूटर रिसोर्सेज है जो VM, स्टोरेज, नेटवर्किंग फैसिलिटी यूजर को कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड जो है ये सर आपका फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि सर जैसे कि हम लोग
को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को जैसा भी फ्लेक्सिबल काम करना है कर सकते हैं। एक साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि आप कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो या आपका सिस्टम कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका क्लास टाइमिंग 7:30 से था बट अभी 9:30 से हुआ है, तो आर यू फ्लेक्सिबल टू चेंज द क्लास टाइमिंग? इस चेंज को ले पा रहे हो क्या आप? अगर ले पा रहे हो तो आप फ्लेक्सिबल हो, अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। सिंपल सा है। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मुझे अगर VMs चाहिए तो मुझे VMs देगा, मुझे अगर नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क देगा, मुझे अगर सर्वर्स चाहिए सर्वर्स देगा, मुझे अगर नॉर्मल सिस्टम चाहिए नॉर्मल सिस्टम देगा, मुझे अगर लिनक्स का मशीन चाहिए लिनक्स का मशीन देगा, मुझे अगर विंडोज का मशीन चाहिए तो विंडोज का मशीन देगा। इतना फ्लेक्सिबिलिटी है क्या उसके पास? सारा डिमांड पूरा कर पाए यूजर का। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर को चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, बट ये वर्चुअलाइज्ड होगा, इट्स नॉट फिजिकल। वर्चुअलाइज्ड मतलब क्या? इट्स अ लॉजिकल कंप्यूटर, इट्स नॉट अ फिजिकल। हाँ टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है? दूसरा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या? आपका कंट्रोल कितना होगा? जैसे मैं यूजर हूं, मैं एक यूजर हूं जो मैं Amazon सर्विस को यूज कर रहा हूं, Amazon क्लाउड सर्विस को यूज कर रहा हूं, तो मुझे जो मशीन मिलेगा मुझे कितना कंट्रोल मिलेगा मशीन को? मैं क्या क्या कर सकता हूँ मशीन के साथ? तो क्या बोल रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो मशीन का हार्डवेयर के ऊपर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फुल कंट्रोल हो। क्या आप रैम बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, हार्ड डिस्क बढ़ाना है कम करना है, क्या करना है आपको, स्टोरेज पूल क्रिएट करना है, तो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल होगा। मतलब मेरा फुल कंट्रोल होगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आज में क्या यस मुझे, सर। हाँ हाँ, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल मिलेगा किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सब कुछ के ऊपर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्या बोल रहा है ये? रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑफ हार्डवेयर। हाँ, ये कौन पढ़ेगा? अजय बाबू पढ़िए थोड़ा। Sir, reducing expenses of hardware as provide business cost saving with elimination of physical infrastructure investment, making it cost effective. अच्छा, आज हम लोग थ्योरी क्लास ही करने वाले हैं बिकॉज आज हम लोगों का ये बेसिक डिस्कशन ही होगा। नेक्स्ट डे से हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे, AWS का जब हम लोग कंसोल ओपन करेंगे। सो सबके पास डेबिट कार्ड है मेरे ख्याल से। Sir, ATM card. मतलब ATM कार्ड ही डेबिट कार्ड होता है, नहीं है? Yes. है। तो ये AWS का पॉपुलैरिटी के पीछे और एक रीजन है कि AWS मुझे दोनों सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मैं अगर चाहूँ तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, बट एज्योर में सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लेता है वो, डेबिट कार्ड में कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड, हाँ, तो आप अकाउंट बना सकते हो। 1 रुपया कटता है अकाउंट बनाने में, उसके बाद आपको वो 1 रुपया सर किस चीज का अकाउंट बना सकते हैं सर? AWS. AWS में आपका अकाउंट होना चाहिए ना, क्लाउड सर्विस है ना ये। अच्छा अच्छा। कोर्स तो AWS ही है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट Amazon यूज करते हो ना परचेस करने के लिए, हाँ सर। उसमें आपका अकाउंट होगा ना। हम्म मेल करने के लिए जीमेल में अकाउंट बनाए हो। हम्म। तो क्लाउड सर्विस अगर लेना है तो क्लाउड सर्विस जिस कंपनी से ले रहे हो उस कंपनी में आपका अकाउंट होना चाहिए, ओके सर। है? क्लियर? तो यस सर। डेबिट कार्ड मैंडेटरी है, सबके पास होना चाहिए, नहीं तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। आपको अगर AWS सीखना है तो एक डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक ही बार लगेगा। और ये हम लोग फ्री ट्रायल यूज करने वाले हैं जिसमें पैसा ना लगे, जो भी फ्री सर्विसेज है उसी को यूज करेंगे। तो एक बार आप लोग देख लो, आपके पास अगर नहीं है तो आपके घर में किसी के पास होगा, पापा के पास, मम्मी के पास। तो अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ आपको लेना है, एक बार अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप कार्ड नहीं चाहिए उसके बाद। Yes.
बिकॉज हम लोगों का कोर्स AWS के ऊपर ही है। बस फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो AWS हो, Azure हो या फिर वो GCP हो। क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑफ हार्डवेयर। सो आज से मुझे क्या मिलता है, जो भी कॉस्टिंग है मैं बात कर रहा था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खरीद रहा हूँ, फिजिकली सर्वर खरीद रहा हूँ, फिजिकली मैं सिस्टम्स ले रहा हूँ, फिजिकली मैं राउटर खरीद रहा हूँ, फिजिकली मैं स्विच खरीद रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग आता है वो कॉस्टिंग मुझे आज से क्या होता है, नहीं करना पड़ता। मुझे खरीदना नहीं है कुछ, मुझे मिल जाएगा सारा कुछ। कहाँ से मिल जाएगा? क्लाउड से। क्लियर? तो ये भी मुझे मिल रहा है आज से। जो मेरा हार्डवेयर के ऊपर कॉस्टिंग है, हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल जो भी आपके पास है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर्स हो गया, राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, केबल्स हो गया, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। जैसे लैब में भी देख रहे हो इतना सारा मशीन है। मेरा अगर क्लाउड सर्विस हो रहा है तो इतना सारा मशीन का जरूरत ही नहीं था। मैं बोलता कि आपके घर में लैपटॉप है, आप एक्सेस करो सर्वर और प्रैक्टिकल करो, है ना। बट आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए, अच्छा वाला इंटरनेट, तभी आप कर पाओगे। सर वर्ल्ड का हर कंट्री में एक्सेप्ट होगा, हाँ, क्या एक्सेप्ट होगा? मतलब अकाउंट जो होगा। हाँ, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। नाउ थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है? स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्केलिंग, स्केलेबिलिटी। रोहित बाबू तो बोल रहा है The cloud provides in scaling and scaling of hardware resources up or down as per demand. facilitating Facilitating optimal performance with cost efficiency. পাগল হয়ে গেছে আজকে হলো নাকি? আমরা তো আগে থেকে হয়ে গেছি। সবাইকে বলছি মেকআপ করো, আলাদাই কথা বলছে। কি আছে? লোকটা পুরো নাচি নাচি যা করে দিয়েছ, ওর মারতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তুমি দেখে আসো। हाँ बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? বুঝলে না? কে বলতে পারবে এটা? कोई बता पाएगा? स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्स के बारे में बताया जा रहा है। आज मतलब हार्डवेयर समझ, हार्डवेयर रिसोर्स। सर इसका तीन है सर कि हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसा कि हमें 2 GB रैम हम काम कर रहे हैं, हम अगर चाहें कि 4 GB रैम इंक्रीज करना है तो कर सकते हैं। वेरी के लिए क्लैप कर दो मैं उसके लिए। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम में अगर चाहूँ इंक्रीज या डिक्रीज करना मैं कर सकता हूँ, मुझे नया कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग साइबरमेनिया में थे क्या? तो ये लोग एक यहाँ पे लैब 2 में एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट किया था AWS के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम था ऑटो स्केलिंग। देखे थे प्रोजेक्ट? नहीं देखे थे? किसी को याद है? अच्छा, फ्लिपकार्ट अमेज़न आप लोग सुने हो? यस सर, सेल आता है इन लोगों का, बिग बिलियन सेल, बिग बिलियन डे और अमेज़न फ्रीडम सेल। वाह, वेरी गुड। तो ये इसमें ने क्या होता है ना, उन लोगों का जो लोड है सर्वर के ऊपर, लोड 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल डेज में जो इतना लोड होता है, जितने यूजर विजिट करते हैं उससे 5 गुना ज्यादा यूजर विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। VIP कस्टमर्स पर। हाँ, तो लोड बढ़ने से क्या होता है? सर्वर स्लो हो जाता है। तो इन लोगों को सर्विस सारा क्या है, क्लाउड में लिया हुआ है, क्लाउड सर्वर्स को यूज करते हैं ये लोग। तो ये लोग इस फीचर को यूज करते हैं, ये लोग इस फीचर को यूज करने से कीबोर्ड दे
सर कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है जान, ठीक है। एक ভিতরে আছে ক্লাস ডগস বলে আছে দিকে আছে বলতে পারো। থ্যাংক ইউ। আমি ওটাই ওখানে এই খালি পেজটা খেলে এলাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। तो मैं बात करता है अमेजन या फ्लिपकार्ट का, जो उस दौरान नॉर्मल जो यूजर है उसमें 5 गुना ज्यादा उसमें लोड बढ़ जाता है, यूजर बढ़ जाते हैं, तो वो लोग इस ऑटो स्केलिंग फीचर का यूज करते हैं, बिकॉज एक सर्वर या 2 सर्वर उतना लोड ले नहीं पाएगा। तो लोग क्या करता है, वो उस तरह का सर्विस लेकर रखता है कि मेरा अगर लोड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल सर्वर्स और भी ऑन हो जाएगा, जैसे लोड मेरा वो बैलेंस हो जाए, यूजर को प्रॉपर सर्विस मिलता है। तो ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड। मुझे लगता है कि अभी 2 सर्वर से मेरा काम चल रहा है तो कर चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा टाइम आया जहां पे मुझे 12 सर्वर चाहिए, तो बाकी 10 सर्वर ऑटोमेटिकली वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मजे की बात है कि अगर सर्वर ऑन हुआ तभी आपको चार्ज देना है उसको। अगर सर्वर ऑन हुआ 2 दिन के लिए तो 2 दिन का ही पैसा देना है, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये फिजिकली करता तो मुझे 2 दिन के लिए 10 सर्वर खरीदना पड़ता, यस सर। फिर 2 दिन बाद तो कोई काम नहीं। तो मुझे ये फीचर आज से मिलता है, मैं अगर चाहूं तो रिसोर्स का स्केलेबिलिटी करवा सकता हूं, स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कभी भी मैं रिसोर्स को अप या डाउन कर सकता हूं, दैट फॉर दैट डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सब डिपेंड करता है। सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस नेक्स्ट वन इज पास। पास का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आज का ऊपर का लेवल है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मुझे ये करना है, प्लेटफॉर्म करना है जहां पे मैं कुछ करूं। जैसे मैं एक मशीन लिया, मशीन में ओएस डाल दिया, ओएस डालने के बाद मुझे लगा कि मैं इसमें ना पाइथन का प्रोग्राम रन करना चाहता हूं, कर पाएंगे क्या? ओएस में रन कर लेंगे पाइथन? नहीं वैसे नहीं। पाइथन का कोडिंग करना है, क्या चाहिए उसके लिए? मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म मतलब मुझे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए, एप्लीकेशन चाहिए उसके लिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं डेवलप करूं, मैं अपना कोडिंग लिखूं। दैट इज ए प्लेटफॉर्म जो मुझे चाहिए होगा। जैसे कोई डेवलपर है जो डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उसको सिर्फ ओएस देने से चलेगा क्या? नहीं सर। उसको जो सॉफ्टवेयर रिलेवेंट चाहिए वो सॉफ्टवेयर भी उसको देना पड़ेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म? yes, sir. So development. So it's simplify the development. Platform as a service offers application development by keeping underlying the infrastructure as an abstraction. हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। आपको अगर सब पता है तो कुछ भी नहीं करता है। हाँ हाँ, ये ट्रेनिंग हेड ऑफिस से दिया जा रहा है। अगर लगता है कि आप जानते हो तो फिर ट्रेनिंग अटेंड नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी कल भेज दिया उन लोग ट्रेनिंग का, जिसका था कल डेडलाइन था भेजने का, मैं भेज दिया। आप कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं दे रहा हूँ। हाँ ठीक।
आदित्य शर्मा के तो नाम देखे थे हम ग्रुप में आज, तो कल क्यों नहीं बोले? हाँ, कल नहीं बोले था। उसका एलएमएस का कुछ ये है, डिटेल्स है? इंक्वायरी फॉर्म का फोटो है? ठीक है। हाँ, तो वो फोटो अगर है तो भेजिए ना। बोलो, समझ में आ गया? Yes. Application logic and background operation are completely managed by AWS platform. So सिंपल सा बात है, प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करता है जहां पे मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ तो डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? सो एक ये फीचर मुझे पास से मिलता है। दूसरा मिलता है मुझे एनहेंसिंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। So इसका मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन टाइम एंड ब्रिंगिंग अप अपडेट्स क्विकली टू मार्केट बाय स्ट्रीमलाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। सिंपल सा बात है, जब मैं कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या फिर कोई डेवलपमेंट टूल्स यूज करता हूँ तो वो टूल्स का प्रॉपर परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, जैसे मुझे लेटेस्ट वाला सब कुछ मिले। तो ये सर्विस मिलना चाहिए क्लाउड से। ठीक, तो ये भी मुझे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल है, जैसे मैं कोई पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर भी फिजिकली मैं इंस्टॉल किया हूँ वही इंस्टॉल रहेगा, ये खुद में खुद ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो जाएगा 2 साल बाद। लेकिन क्लाउड सर्विस से मैं अगर इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ तो ये क्या होगा, इसका नया कुछ आएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। क्लियर? इज क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. और मुझे ये ऑटोमेशन स्केलिंग में प्रोवाइड करता है। स्केलिंग मतलब क्या होता है कि जो भी लोड अगर लोड अगर बढ़ता रहेगा तो वो सर्विस जैसे स्लो ना हो जाए, तो वो ऑटो स्केलिंग भी करेगा। ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल सिस्टम्स को भी रन कर देगा, जैसे वो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाए। ना अभी कुछ देर पहले मैं बात करते थे अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में, ऑटो स्केलिंग। इसके अंदर भी वो फीचर है कि अगर 2 यूजर अभी यूज कर रहा है ये डेवलपमेंट टूल्स को, अगर आगे चल के 200 यूजर हो जाएगा तो दो ही वो उस लोड को बैलेंस करने के लिए मल्टीपल सिस्टम को भी ऑन करवा देंगे, जैसे आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर हो, आपको प्रॉपरली मिले, अच्छा स्पीड में मिले और अच्छा आपको आउटपुट मिले जल्दी से, फटाफट, स्लो ना हो जाए। बुझते पारছো? तो ये स्केलिंग वाला सर्विस भी मुझे ये प्रोवाइड करेगी। स्केलिंग जो वर्ड आया है वो स्केलेबिलिटी से आया है। स्केलेबिलिटी मतलब किसी भी टाइम में मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी सर्विस को या फिर किसी भी चीज को इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ। ये इफेक्ट इसका इफेक्ट किसी और के ऊपर नहीं पड़े। क्लियर? Yes. वो सिस्टम बिना बंद किए मैं ये कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये सिस्टम है, इसमें इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क, मैं इसको 4 TB करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फिजिकल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। मशीन को पहले शट डाउन करना पड़ेगा भाई, मशीन को बंद करना पड़ेगा, मशीन को खोलना पड़ेगा, फिर इसमें हार्ड डिस्क लगाना है, इंस्टॉल करना है। हो सकता है 10 मिनट के लिए डाउन हो जाए मशीन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी डाउन नहीं होगा। Great.
ऑटोमेटिकली मशीन दूसरा मशीन ऑन होकर के आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, कॉस्ट तो बढ़ेगा। 4 टीबी का हार्ड डिस्क खरीदे तो कॉस्ट नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, तीसरा वाला क्या है? सास। सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर सर्विस। ओके, अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया? पास तक क्लियर है सबका? हम लोग दो दो सर्विस के बारे में बात किए हैं, एक आस और दूसरा पास। दोनों क्लियर है सबका? ऑनलाइन वालों का क्लियर है सबका? सास के बारे में बात कर लेते हैं। सास का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। हाँ, सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर से मुझे क्या क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर तो नॉर्मल मैं मशीन में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे मुझे वर्ड का फाइल चलाना है तो मुझे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। मुझे मूवी देखना है तो मुझे वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है वहां, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है ना। तो मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता हूँ क्लाउड से, वो सॉफ्टवेयर भी मुझे मिल जाए। जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं ऑफिस 365 है ना, तो ये आपका क्लाउड में है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या सर्विस दे रहा है? सॉफ्टवेयर सर्विस। सास मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। বুঝছো তো ইউজ? তো সাস সার্ভিস ইউজ করেছো তোমরা যখন এমএস 365 পড়েছো, তখন সার্ভিস সাস সার্ভিসটা ইউজ করেছো, सॉफ्टवेयर सर्विस। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर सर्विस मतलब मुझे सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी मुझे चाहिए वो सब प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा? ये मुझे प्रॉपर, मैं अगर कोई फाइल सेव करता हूँ या डेटा सेव करता हूँ उसका वो बैकअप भी रखेगा। जैसे मैं वर्क फाइल क्रिएट करके सेव कर दिया तो उसका वो बैकअप भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं डिलीट कर दे तो वहां से भी डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है क्या? इट यूजर्स टू इजीली एक्सेस द एप्लीकेशंस विदाउट हैविंग एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल मशीन का कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। लोकल सिस्टम में अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी उस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो जो क्लाउड से आप ले रहे हो। फिजिकल सिस्टम से कुछ लेना देना उसका नहीं है। It is fully managed by the AWS software working as a service over the internet, encouraging effortless cooperation and ease of access. So ये सारा कुछ मैनेजमेंट आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा। आपको वो हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। उसका अपडेट करना, उसका लाइसेंस का जो भी प्रॉब्लम है वो सारा कुछ वो देखेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज करने के लाइसेंस भी चाहिए होता है हम लोग। यस, तो लाइसेंस का भी झमेला यहाँ पे नहीं है, खरीदने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन ऑफ अपडेट्स, तो जो भी अपडेट्स है, नया अपडेट्स, नया पैच जो भी आ रहा है मार्केट में या कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा वो सॉफ्टवेयर। इसके लिए मुझे हेडेक लेने का कोई जरूरत नहीं। कॉस्ट इफिशियंसी भी आता है, बिकॉज मैं बात कर रहा था लाइसेंस के बारे में, तो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदने के लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली आता है। मुझे अगर 10 सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो 10 लाइसेंस खरीदना पड़ेगा उसका, है ना। तो वो लाइसेंस का भी मुझे यहाँ पे हेडेक लेना नहीं है। वो लाइसेंस का सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे AWS हो गया या फिर Azure हो गया वो। क्लियर? तो ये सारा कुछ बेनिफिट्स मुझे सास से मिलता है। क्लियर फॉर एवरीवन?
नंबर 4, आप अगर इसको बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो, नहीं भी अगर बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स एक्स्ट्रा थी जो नया वाला भी आया है ये। देयर इज आल्सो कॉल्ड सर्वरलेस सर्विस। सर्वरलेस सर्विस भी इसको बोलते हैं, फंक्शंस पास पास। डॉकर सर्विस के अंदर ही आता है, डॉकर सर्विस जो होता है। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे इसको इसको डिटेल से पढ़ेंगे, डॉकर वगैरह बात करेंगे कैसे करता है। तो एपीआई बेस्ड चलता है, एप्लीकेशन बेस्ड। फिलहाल के लिए फास्ट बात रहने दो, अभी मत लिख, हाँ? कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नाउ नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे सर्विस के बारे में, क्लाउड सर्विस के बारे में। तो 3 सर्विसेज हम लोग बोलेंगे, क्या क्या? आस बोलेंगे, पास बोलेंगे और सास बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब क्लाउड को कैसे कैसे डिप्लॉय किया जाता है, व्हाट आर द मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आर देयर। तो क्लाउड को अगर डिप्लॉय मॉडल मैं बोलूं तो 2 तरह से मेनली डिफाइन करते हैं, इसके अलावा और भी है। एक है प्राइवेट क्लाउड, दूसरा है पब्लिक क्लाउड। क्लियर। तो पहले बात कर लेते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो क्लाउड सर्विस है जो सर्विस को मैं पब्लिकली एक्सेस करूँ। पब्लिकली मतलब जिस क्लाउड सर्विस में मेरा अकाउंट है, जैसे अमेजन में मेरा अकाउंट है, मेरा कंपनी जैसे जेटकिंग है। हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर कोई है दूसरा कंपनी, उस कंप्यूटर का भी अकाउंट है, हो सकता है। ये पब्लिक क्लाउड है, सबके लिए ओपन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। इस तरह का क्लाउड को क्या बोलते हैं? पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, अमेजन, एज्योर, ये सब क्या है? पब्लिक क्लाउड है। इसका डेटा, इसका एप्लीकेशंस, इसका रिसोर्सेज, सारा कुछ मेरा जो भी है मेरे कंपनी का, अगर मैं अपना क्लाउड सर्विस लिया हूं, उसके वहां पे उसके हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। अगर मैं अमेजन का यूज कर रहा हूं तो अमेजन का हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है सर, बिकॉज मैं पब्लिक क्लाउड यूज कर रहा हूँ। मेरा खुद का वहां पे कुछ भी नहीं है। पूरा कंट्रोल किसके पास है? सर्विस प्रोवाइडर के पास। हाँ? हाँ, अलग बात है सिक्योरिटी है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी है इसलिए तो पॉपुलर है। हाँ, तो लिख लो पहले पब्लिक क्लाउड क्या है। तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये सबके लिए अवेलेबल है ये क्लाउड। क्लाउड की तरह काम करते हैं, तो यूट्यूब भी तो क्लाउड ही सर्विस यूज कर रहा है ना। यस सर।
कल से आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा, मतलब कल से नेक्स्ट डे से, कल तो नहीं है क्लास। तो प्रेजेंटेशन का रूल क्या है? प्रेजेंटेशन पहले से कोई किसी को नहीं बोलेगा कि इसका प्रेजेंटेशन है, सरप्राइज प्रेजेंटेशन होगा, लाइक ए गेम। और अगर आपका नाम पुकारा गया है तो आपको प्रेजेंटेशन देना ही है, अगर नहीं दिए तो 10 रुपीज फाइन होगा। कितना? हाँ, अगर नहीं कुछ बोले कितना फाइन होगा? 10 रुपीज। हाँ, तो ये रूल है। तो डिग्री कर रहे हो? यस सर। नो सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम? कहाँ से मिलेगा? क्या कहाँ से मिले? 10 रुपीज अगर नहीं बोल पाए इसकी याद करना पड़ेगा। क्यों नहीं बोल पाओ? बोल देंगे। Presentation will be like we used to give in class like that. Now we can share any topic, or we have to tell the current topic only. ओनली करंट टॉपिक। Only correct topics. Batch. इसमें कोई नो नहीं बोल सकता प्रेजेंटेशन में। नो बोलने से 10 रुपीज फाइन, मतलब 10 रुपया रखो, इसके बाद तुम आराम से बैठ जाओ। और जो नो बोलेगा उसका दूसरा दिन नेक्स्ट डे फिर प्रेजेंटेशन है, फिर 10 रुपये दोगे। इससे जो पढ़ के ही आएंगे 10 रुपीज बेनिफिट। पेन कोड देगा ना? हो गया, डन। पब्लिक क्लाउड क्लियर है सबके लिए? अच्छा, प्राइवेट क्लाउड किन लोगों के लिए है? प्राइवेट का नाम से बदल रहा है, प्राइवेट मतलब क्या होगा? प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट मतलब प्राइवेट का मतलब ये होता है कि वो चीज को सिर्फ आप जानते हो या फिर आपका ट्रस्टेड जो लोग है वही जानता है, ये पब्लिकली कोई नहीं जानता। इस चीज को हम लोग प्राइवेट बोलते हैं, ये प्राइवेट बात है, ये प्राइवेट चीज है। इसका मतलब आपका कुछ पर्सनल चीज है, काफी ज्यादा सेंसिटिव चीज है, जिसको हम लोग प्राइवेट बोलते हैं, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे भी क्लाउड में मॉडल में भी मुझे ये सर्विस मिलता है कि मैं अगर चाहूँ कि मेरा डेटा ऐसा डेटा है जो काफी सेंसिटिव डेटा है, मुझे ट्रस्ट नहीं है AWS के ऊपर, मुझे ट्रस्ट नहीं है Azure के ऊपर, मैं अगर डेटा वहां पे रखता हूँ तो डेटा के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज दिस आर द सेंसिटिव डेटा, तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? इसके लिए मैं प्राइवेट क्लाउड यूज करता हूँ। बट प्राइवेट क्लाउड मतलब ऐसे सर्विस है कि वो सर्विस सिर्फ लिमिटेड लोग एक्सेस कर पाएंगे, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। हाँ, वो इंटरनेट एक्सेस होगा बट सभी का एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक, जैसे मेरा कंपनी है जेटकिंग का खुद का सर्वर है, खुद का सर्वर में वर्चुअलाइजेशन किया हुआ है, और इस सर्वर्स को सिर्फ जेटकिंग का एम्प्लॉय यूज कर रहा है, बाहर का कोई यूजर नहीं कर एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं जो क्लाउड एस्टेब्लिश किया हूं, ये किस तरह का क्लाउड है? प्राइवेट क्लाउड है। तो प्राइवेट क्लाउड उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी सेंसिटिव डेटा है, जिसको काफी हाई सिक्योरिटी चाहिए होगा, जैसे फोर्स, जैसे आपका इंडियन फोर्स हो गया, है ना, इंडियन का डिफरेंट एजेंसीज हो गया, CBI वगैरह, रो वगैरह, ये लोगों का डेटा पब्लिक क्लाउड में नहीं होता है। लोग डेटा कहाँ पे होता है? उन लोगों का डेटा प्राइवेट क्लाउड में होता है, बिकॉज काफी सेंसिटिव डेटा होता है। ये गवर्नमेंट का डेटा हो गया। यस सर। सो जहाँ पे सेंसिटिव डेटा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, जिसको लीक होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगा, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? दे कैन गो फॉर प्राइवेट क्लाउड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। तो राइट डाउन व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड।
हम्म। लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जो सर डेटा सेंटर है हम गए उसका जाके देखा कि पूरा कोलकाता का बैग पे सब सेट हुआ है, सारा सीसीटीवी कैमरा का डेटा सब। डन। Sir, हम्म। the companies which are looking for security and competencies means competencies means Compliance. compliance means Compliance means the thing that like they want to use as a personal. For example, like some compliance for a device. Simple. Compliance is a device. For example, say নিজে firewall নিজে use করতে চায়, so they want to use their own routers, they want to use their own switches, all compliances. They don't want to share with others. तो नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल। हाइब्रिड मतलब ये होता है क्या, कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड मतलब जब मैं कंबाइन करता हूँ किसी, तभी मैं हाइब्रिड वर्ड यूज करता हूँ। तो हाइब्रिड मॉडल मतलब होता है कि व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल मिक्स्ड, so that is called hybrid. When public and private are mixed, so that time it will called as a hybrid cloud. ठीक है, hybrid cloud. দেখতে পাচ্ছ? Remote. Done. Okay. আমাদের রেড হয়ে গেছে লিনাক্স। पहले स्टार्टेड किया আছে।
वैसे समझ 11/5/2023। हम्म एक क्लाउड होस्टिंग जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर लाइक स्केलिंग जब करते हैं ना, तो क्लाउड होस्टिंग मतलब जब मशीन्स को ऑन किया जाता है, इसको क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। जैसे लोड बढ़ता है तो मशीन ऑन ऑन करते हैं और ये मल्टीपल सर्वर्स ऑन हो जाता है। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड क्लाउड होस्टिंग। तो फिलहाल इसमें चलते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इतना सारा एडवांटेजेस है, फिलहाल डिटेल से मत लिखो, टाइम नहीं है हमारे पास। सो फर्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मुझे मिलता है विद क्लाउड होस्टिंग। स्केलेबिलिटी मतलब स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब जब भी मुझे रिक्वायर हुआ कि मुझे बढ़ाना है कुछ, इंक्रीज करना है, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे लगा कि डिक्रीज करना है, मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। मुझे लगा कि अप करना है, मैं अप कर सकता हूँ। मुझे लगा डाउन करना है, मैं डाउन कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। मुझे ये स्केलेबिलिटी मिलता है, ये फीचर्स मुझे मिल रहा है क्लाउड, है ना। और मैं जब तक उसको मैं अप कर रहा हूँ जितना देर के लिए, उतनी देर के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में अगर डाउन कर दिया तो फिर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। क्लियर। दूसरा है सेव मनी। सेव मनी बड़ा फीचर है जिसके वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर है क्लाउड कंप्यूटर। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग काफी कम हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे जो खर्चा था वो एक भी नहीं करना है। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लग रहा है। एसी चाहिए, एसी भी नहीं लग रहा है, बिकॉज कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। मुझे मैन पावर चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, वहाँ पे आईटी एडमिन रखना पड़ेगा जो उसको मैनेज करेगा सर्वर्स को, है ना। तो ये सारा कुछ जो भी मेरा खर्चा है वो काफी हद तक कम हो गया है बिकॉज आई एम यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। रिलायबिलिटी मुझे मिल रहा है आज के दौर में बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्वर्स एंड डेटा रिकवरी ऑप्शंस, बैकअप सिस्टम्स। ये डेटा मेरा लॉस होने का चांसेस काफी कम है। दैट्स ऑल। दे आल्सो प्रोवाइड द सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इंक्रिप्शंस। सो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिलायबल थिंग। कंपनी काफी ज्यादा रिलायबल मतलब विश्वास कर रहा है अमेज़न या एज़्योर के ऊपर और सर्विस को यूज कर रहा है। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड द फिजिकल सिक्योरिटी। मतलब उनका जो डेटा सेंटर है अमेज़न का, वहां पे आप जा ही नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा फिजिकल सिक्योरिटी है। उसके अंदर आप जा ही नहीं पाओगे, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। उनके प्रीमाइसेस में काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। सो फिजिकल सिक्योरिटी है, इसलिए डेटा सिक्योर है हमारा। हाँ सभी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अमेज़न का डेटा सेंटर, गूगल का भी है डेटा सेंटर, एज़्योर का भी है। जो हम लोग सर डेटा देते हैं वो सब वहाँ स्टोर हो जाता है ना। हाँ so why companies are switching to cloud computing? ऑन प्रेमाइसेस सर्वर से क्लाउड कंप्यूटिंग में स्विच कर रहा है, क्यों, क्या क्या एडवांटेजेस है? तो अगर कोई पूछे व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज सो पॉपुलर नाउअडेज, तो इसका काफी सारा आंसर है। जैसे नंबर वन, ये कॉस्टिंग मेरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। अभी तो तुम्हारा मैक्सिमम कंपनी 95% कंपनीज आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। तो कोई भी कंपनी हो, टीसीएस हो या फिर आपका विप्रो हो या फिर आपका टेस्ला हो या फिर आप कोई भी कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी जो है सारा अभी क्लाउड में मूव कर रहे हैं। और इसमें मुझे काफी ज्यादा स्टोरेज मिलता है, जितना मैं चाहूँ उतना स्टोरेज ले सकता हूँ, जितना भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिर्फ पे करना है, इससे कोई लिमिटेशंस नहीं। स्टोरेज के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड। सो दीज आर द पॉपुलर स्टोरेज सर्विसेज।
सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब काफी ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। इसके अलावा मुझे एम्प्लॉयज का लाइफ बेटर हो जाता है, एम्प्लॉयज को ज्यादा, जो भी एम्प्लॉय है कंपनीज का, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सिस्टम डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, उसके पीछे बैठे रहो, हमेशा लगे रहो, है ना। एम्प्लॉयज सिर्फ एक्सेस करेगा क्लाउड सर्विस को, उसको मैनेज करेगा, यूजर को मैनेज करेगा, यूजर को परमिशन देगा, बस हो गया काम। आईटी वाला का यही काम है क्लाउड में। हाँ, आपके यूजर भी है ना, आपका कंपनी में 10 यूजर है, तो 10 यूजर को आप एक्सेस दोगे ना कि क्या क्या यूज करेगा, और सॉफ्टवेयर यूज करेगा ना, प्लेटफॉर्म यूज करेगा ना, पूरा सर्वर यूज करेगा, सर्वर का क्या पोर्शन यूज करेगा, ये सारा मैनेजमेंट तो आईटी वाला ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आईटी वाला का जॉब चला गया, आईटी का तो जॉब रहेगा ही। आप अमेजन से सर्विस से लिए हो ना, तो अमेजन सर्विसेज को किस तरह से मैनेज करना है, किसको कितना सर्विस देना है, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो? आपको अमेजन में नौकरी नहीं करना है, नौकरी आप नॉर्मल कंपनी में ही करो, लेकिन आपको तो आना चाहिए कि कैसे सर्विस को मैनेज करें। हाँ? क्या परमिशंस होता है वहां पे, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, क्या सिक्योरिटीज है, कैसे फाइबर यूज करते हैं, हाँ? कैसे स्टोरेज को मैनेज करते हैं, कैसे मैं सिस्टम को मैनेज करता हूँ, सिस्टम्स को कैसे ऑन करते हैं, सिस्टम को कैसे बैकअप लेते हैं, ये सब तो आना चाहिए। सीसीए ने क्यों ना, सिस्को में जॉब करने के लिए तो नहीं किया, क्यों, है ना। पहला पहला जॉब तो नॉर्मल कंपनी में ही करोगे, जहाँ पे सिस्को का राउटर यूज होता हो, तो वैसे ही नॉर्मल कंपनी में जॉब करोगे जहाँ पे अमेजन सर्विस यूज होता हो। समझ मेरे पास क्लियर है सबके लिए कि अमेजन सर्विस हम लोग क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज नाउ इट इज वेरी पॉपुलर सर्विस, कंपनीज यूज कर रहे हैं अभी सर्विस। आप अगर नहीं जानते हो तो आप पीछे चले जाओ, जो जानता है वो आगे निकल जाएगा, काफी आगे निकल जाएगा, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। नाउ दीज आर द लीडिंग कंपनीज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे नंबर 1 पे मैं देख रहा हूँ कि अमेजन है, जो आज सर्विस को प्रोवाइड करता है, काफी ज्यादा पॉपुलर है इसका आज सर्विस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इसके अलावा एज्योर है, एज्योर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है पास के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अच्छा करता है। और जीसीपी इज वेरी पॉपुलर फॉर सास, है ना। सबका अलग अलग देखो यहाँ पे मतलब खासियत है सर्विसेज में। वापस एडवांटेजेस में अगर आते हैं तो वही वाई क्लाउड कंप्यूटिंग वही सब बोलेंगे वापस। हाँ, क्या है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है। फ्लेक्सिबल और स्केलेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम चीज है। फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि मैं किसी भी टाइम, किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से सर्विस को एक्सेस कर सकता हूँ। स्केलेबल मतलब जिस सर्विस को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, सर्विस को मैं अगर चाहूँ तो इंक्रीज भी कर सकता हूँ, उसका सर्विस परफॉर्मेंस, या अगर चाहे तो उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में। ये स्केलेबिलिटी होगी। कोलैबोरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी है इसके अंदर, ये भी फीचर है। कोलैबोरेशन मतलब ये होता है कि एक ही सर्विस को मैं अगर चाहूँ तो टीम में डिवाइड कर सकता हूँ, टीम को एक्सेस दे सकता हूँ, टीम का यूजर अपना लॉगिन करेगा, उसको जो एक्सेस मिलेगा। जैसे हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं या फेसबुक देखते हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, कोलैबोरेशन कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, सर्विस के ऊपर जो भी काम कर रहा है उसको काम कर सकता है, तो वो कोलैबोरेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग MS 365 में टीम्स पढ़ रहे, वो भी एक तरह का सर्विस है क्लाउड का। टीम्स पढ़ते या नहीं पढ़ते? Yes, sir. और मेंटेनेंस का कोई टेंशन आपका नहीं होगा, अपडेट्स का भी कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होगा, वो सारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा। यूजर का कोई इसमें हेडेक नहीं है, कंपनी का कोई सर्विस है। अभी अगर बात करें तो मेन लाइक मेन इश्यूज क्लाउड में अभी हो सकता है क्या,
ये हो सकता है कि सिक्योरिटीज का इशू हो सकता है, अगर कोई डेटा सेंसिटिव डेटा आप डाल रहे हो रख रहे हो तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आपको नहीं पता। प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा है कि हुआ है कॉम्प्रोमाइज, काफी सारा क्लाउड सर्विस हैक हुआ है, आई क्लाउड भी हैक हुआ है। आई क्लाउड जो आईफोन आईफोन का डेटा बैकअप होता है हैक का, हाँ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न है, थ्रेड है। AWS चैलेंज कर रहा है, Azure भी चैलेंज कर रहा है कि हमारा डेटा काफी सेफ है, बट आगे चल के क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। डाउन टाइम एंड रिलायबिलिटी का इशू है थोड़ा सा, किसी किसी जगह में सर्विस कभी कभी डाउन रहता है। कोई मशीन अगर डाउन हो जाए, सर्वर अगर डाउन हो जाए, बिकॉज ये सारा कंट्रोल किसके पास है, सर्विस प्रोवाइडर के पास है। अगर सर्वर 1 घंटे के भी डाउन हो गया तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। जैसे कभी कभी गूगल सर्विस भी डाउन डाउन रहता है या हुआ है, लोग देखे हो। यस सर। हाँ? तो कुछ भी हो सकता है, और ये पूरा डिपेंड करता है आपका आपका इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट इज मेन पॉइंट फॉर इंटरेक्टिंग विद द क्लाउड सर्विसेज। तो इंटरनेट आपका अगर प्रॉपर नहीं है, इंटरनेट में इश्यू आ गया तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। इंप्लॉइज लोग चुपचाप बैठे रहे। जैसे मेरा अगर नेटवर्क बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, केबल फाइबर कट हो गया, मेरा सारा कुछ कहाँ पे है, क्या कर पाएंगे हम लोग कुछ। जैसे मेरा इंटरनेट भी बंद हो गया था बीच में, जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट थे कुछ कर पा रहे थे, तो सेम है। Zoom is also using cloud computing collaboration tool है नहीं, मीटिंग वूटिंग करते हैं ना। सो टोटल डिपेंड ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये पूरा क्लाउड सर्विस इसका डिपेंडेंसी है। कॉस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, कभी कभी ये कॉस्टिंग ये पे एज यू गो मॉडल में चलता है। कभी कभी इश्यूज ये आता है कि हमारा बिलिंग का जो इश्यूज आता है कभी 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 कि आप मशीन को बंद करना भूल गए, शट डाउन करना भूल गए, डिलीट करना भूल गए, तो आपका मशीन अगर यूज हो रहा है तो आपका बिलिंग में ऐड होगा, कुछ ना कुछ बंद ही होगा। মেশিন মেশিন কিনেছো এক্সপায়ার হচ্ছে, দুদিনের জন্য বাবু মেশিন কিনলো কেউ, দুদিনের জন্য হয় না। মেশিন তুমি যতক্ষণের জন্য ইউজ করেছো ততক্ষণই পে করতে হবে। এটা মানে ওই মোবাইল রিচার্জের মতো না। साइबर कैफे में जैसे सर गेम खेल रहा है, हाँ 15 रुपीज देगा बस, हाफ आवर, हाँ इसी तरह। उस तरह से भी नहीं। साइबर कैफे में तो पैसा आपका पहले ले लेता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पैसा आपसे नहीं लेगा पहले। सर्विस आप सर्विस यूज करो ना जितना यूज करना है, बिल तो बाद में बनाएंगे आप। कोई मार है, अगर आप यूज कर लिए सर्विस यूज करके मशीन को अगर बंद नहीं किए, शट डाउन नहीं किए, शट डाउन करना भूल गए, मशीन डिलीट करना भूल गए, आप मशीन लॉग आउट भी कर दो, कुछ भी कर दो, मशीन अगर चल रहा है आपका उधर, मशीन तो चलता रहेगा ना, आपका बिल ऐड होता रहेगा। पेज गो है ना, जितना देर के लिए यूज करोगे उतना देर के लिए पे होगा। आप यूज करो ना करो, मशीन तो चल रहा है, सर्विस तो यूज हो रहा है गूगल क्लाउड का या फिर अमेजन का या फिर एज्योर का, जिसका उसके हिसाब से बिलिंग होता है। इसलिए जब भी आप कोई सर्विस यूज करो या प्रैक्टिकल परफॉर्म करो या प्रैक्टिस करो, तो आप जाने से पहले या लॉग आउट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो कि सारा सिस्टम आप शट डाउन किए, सिस्टम को डिलीट किए या नहीं किए। सिस्टम डिलीट नहीं भी करोगे फिर भी बिलिंग होगा, क्योंकि आप उसका रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखते हो। रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर सब ऑक्यूपाई करके रखे हो ना, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता उसको, सिस्टम पे डिलीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं ये सब। हाँ आगे चलिए। क्लाउड में सिक्योरिटी है, जैसे अगर देखें तो मेन 3 सिक्योरिटी है क्लाउड में। डेटा इंक्रिप्शन है, दैट इज वेरी पावरफुल सिक्योरिटी, जो डेटा को इंक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा जो है वो अनरीडेबल हो जाता है बाकी यूजर के लिए। जो लेजिटिमेट यूजर है, लेजिटिमेट मतलब जो
ऑथराइज यूजर है सिर्फ वही देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, बाकी यूजर उसको रीड नहीं करता है। सो दैट इज एन्क्रिप्शन, डेटा को एक प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में लेके कन्वर्ट कर देता है। एक्सेस कंट्रोल है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि कौन सा यूजर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, जैसे परमिशन डालते हैं ना मशीन में, उस तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं उसको। एक्सेस। थर्ड वन इज MFA। MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपका अकाउंट का पासवर्ड अगर मुझे पता है फिर भी मैं लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी है कि आपको MFA करना पड़ेगा। मतलब आपको 2 वे में लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड प्लस OTP। मेरे को सिर्फ पासवर्ड पता चल गया, मैं लॉगिन करूंगा, ट्राई करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, OTP आपके पास जाएगा, आपका फोन में जाएगा। OTP जब तक मैं डालूंगा तब तक मेरा लॉगिन नहीं होगा। सो ये सिक्योरिटी यहाँ पे है। सो MFA वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो ये बेसिक पोर्शन था अबाउट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी तक जो डिस्कशन हुआ इसमें से किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है 1-2 मिनट। सर ये तीन जो है AWS सब सर्विस देते हैं क्या अलग-अलग? तीनों मतलब ये जितने भी सर्विसेज है, हाँ सभी देते हैं। सभी प्लेटफॉर्म है सब। पास देता है, आज देता है, सांस देता है, सभी देता है। इधर से तो पॉपुलर है बिकॉज AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और कुछ कोर्स में सर जो AWS एसोसिएट्स है, इस कोर्स में सर क्या हमें पूरा बेसिक नॉलेज हो या पूरा एडवांस नॉलेज नहीं, एडवांस कुछ एडवांस है, पूरा बेसिक नहीं है। बिकॉज मैं दिखाया था आपको रोड मैप, तो हम लोग सेकेंड वाले पोर्शन कर रहे हैं। फंडामेंटल एसोसिएट लेवल का कर रहे हैं। एसोसिएट के बाद प्रोफेशनल आता है, प्रोफेशनल के बाद एक्सपर्ट आता है, तो हम लोग एसोसिएट लेवल कर रहे हैं। इसका भी पथ है। जैसे आप लोग CCNA सीखे, CCNA से बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम। CCNA के बाद CCNP है, CCIE है। तो इस तरह से सर्टिफिकेशन का पथ है। तो क्लाउड का भी सेम है, इसका भी सर्टिफिकेशन है। मैं जो कर रहा हूँ वो सपोर्ट आर्किटेक्ट का कौन सा कर रहा हूँ, मतलब सोल्यूशन ही कर रहा हूँ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं एसोसिएट लेवल का। एसोसिएट नहीं करोगे तो आप प्रोफेशनल भी नहीं कर पाओगे। ये पथ है, आपको प्रोफेशनल करने के लिए आपको एसोसिएट क्लियर करना पड़ेगा। एसोसिएट क्लियर करोगे तभी प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते। एसोसिएट अगर नहीं किया तो प्रोफेशनल में नहीं जा सकते, एक्सपर्ट में नहीं आ सकते। जैसे मैं बोलता हूँ मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मैं माध्यमिक पास नहीं किया, मैं HS पास नहीं किया, कर पाएंगे? ऐसे नहीं यहाँ पे ये बात है, इस तरह से आगे बढ़ना। और कुछ अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर्टिफिकेट वैलिड कितनी ईयर रहता है सर? अभी तो हर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 इयर्स कर दिया है। 3 इयर्स। हाँ। एनी अदर क्वेश्चंस? आयुष, राहुल, ओशिद, तस्लीम, शर्मिष्ठा, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो फिर हम लोग इधर ही हाँ बोलो दादा। तो एंड करते हैं फिर इधर। हाँ चलो, बाय एवरीवन।